नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद का बजट सत्र चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा देखने को मिला। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनिमत से पास हुआ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए है तैयार। साथ ही राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अबोध बालक का बंधक ना बनाएं। राज्यसभा में जेपी नड्डा के बयान के बाद कांग्रेस के सांसद सदन से बाहर निकल गए। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, विपक्ष को कई बार मौका मिला, हंगामा लोकतांत्रिक तरीका नहीं, अनुचित है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में विपक्ष को घेरते हुए संसद की कार्यवाही में अवरोध करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सिख समुदाय के अपमान का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी और साथ ही राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे आज हाथों में एक बैग लेकर संसद पहुंचे और कहा कि इसमें किताबों का जखीरा है, फाइल है जो किसी के पास नहीं है और आज फिर पोल पट्टी खोलूंगा। लोकसभा में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्ष के रवैये पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार बेहद ही शर्मनाक है। प्रवीण खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत के पहले सरकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का करेंगे शुभारंभ, जो कि शून्य कमीशन और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मूल्य निर्धारण मॉडल पर काम करेगा, जिससे चालकों को सीधा लाभ होगा। भारत टैक्सी में बाइक दीदी जैसी पहल लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत अब तक 150 से अधिक महिला चालक भारत टैक्सी से जुड़ चुकी हैं। भारत और सेशेल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। जम्मू कश्मीर के जम्मू इलाके में पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के खिलाफ 2 बड़े ऑपरेशन चलाए, जिनमें कुल 3 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों में एक को माविया अबू माविया उर्फ रुबानी के नाम से पहचाना गया, जो क्षेत्र में वर्षों से सक्रिय था। दूसरे का नाम जुबेर बताया गया। ये दोनों पाकिस्तानी थे और 2024 में घुसे एक मॉड्यूल का हिस्सा थे। किश्तवाड़ में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की है आशंका, ऐसे में यहां ऑपरेशन अभी भी है जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में दक्षिणी क्षेत्र में आज सुबह से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू है। सुरक्षा बलों ने अब तक एक माओवादी को मार गिराया है, जिसका शव मौके से बरामद कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। इनमें एम्बुलेंस चालक बलजिंदर और सहयोगी रोहित उर्फ किरत शामिल हैं। आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर 26 जनवरी से पहले दिल्ली में 2 जगह खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे थे। इसकी पूरी साजिश कनाडा में रची गई थी। साजिश का मास्टरमाइंड दिल्ली के तिलक नगर का निवासी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आगामी वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए भारत के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज स्मार्ट टिकटिंग काउंटर का उद्घाटन किया जाएगा। एसबीआई द्वारा विकसित कियोस्क से दर्शकों को टिकट खरीदने में काफी सुविधा मिलेगी। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका को चक्रवात दितवाह से हुई तबाही के बाद संपर्क व्यवस्था बहाल करने के लिए 10 बेली ब्रिज की खेप सौंपी। ये मानवीय सहायता सागर बंधु अभियान के तहत भारत के 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज का हिस्सा है, जिससे आम लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में मुलाकात कर 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीते लाने की जानकारी दी। 3 महीने पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी यात्रा के दौरान बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने भारत को ये चीते भेंट किए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। अपने अमेरिका दौरे में उन्होंने पेरू के विदेश मंत्री ह्यूगो डी जेला से मुलाकात की।
डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि दोनों देशों के आपसी सहयोग को और गहरा करने पर सहमति है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक में लिया भाग। मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग पर जोर दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि इस अवसर पर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के तहत फोर्ज पहल का नया संस्करण लॉन्च किया गया, जिसे भारत ने समर्थन दिया है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में भारत का लंबे समय से भागीदार रहा है और महत्वपूर्ण खनिज दोनों देशों के सहयोग का एक अहम स्तंभ है। विदेश मंत्री ने अपने अमेरिकी दौरे को उपयोगी और सार्थक बताया है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी और चुनाव आयोग आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र जारी किया। आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में बरती गई कथित अनियमितताओं और त्रुटियों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने सीधे तौर पर पूछा है कि उसके द्वारा जारी किए गए 5 महत्वपूर्ण निर्देशों का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया। बकाया डीए महंगाई भत्ता को लेकर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया डीए भुगतान के मामले में 3 सदस्यीय नई कमेटी गठित करने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। मणिपुर विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होगी। इससे पहले नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सिख गुरुओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में पंजाब के डीजीपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पिछले महीने जालंधर पुलिस ने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के टैंपर्ड वीडियो के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा को पत्र लिखकर विशेषाधिकार हनन के उल्लंघन का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र में एमएस पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 69 करोड़ 84 लाख रुपए की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की। ईडी के बाद दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह पर शिकंजा कसा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 4 दिन की हिरासत में लिया। इस दौरान उससे गहन पूछताछ की जाएगी। यूजीसी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने सिद्दीकी के खिलाफ धोखाधड़ी और संबंधित अपराधों के आरोप में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। नौशेरा दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराई। भारत निर्वाचन आयोग 24 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों के इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सीईसी का राष्ट्रीय सम्मेलन 25 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और संबोधित भी करेंगे। बिहार के औरंगाबाद जिले में किसान अब धान गेहूं की पारंपरिक खेती छोड़कर स्ट्रॉबेरी जैसी नकदी फसल की ओर बढ़ रहे हैं। कम समय में बेहतर मुनाफा और बाजार की अच्छी मांग ने किसानों की आमदनी बढ़ाई है। देवनी मोरी बुद्ध अवशेष को भारत से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो ले जाया गया। इन्हें राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके की उपस्थिति में दर्शन के लिए रखा गया। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक विभाग में बड़े फेरबदल किए गए। इस क्रम में योगी सरकार ने 24 अधिकारियों के तबादले किए। आईपीएस से प्रवीण कुमार को लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक का भार दिया गया है। वहीं अविनाश पांडे को मेरठ का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। भारतीय नौसेना का सेल्फ ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी 2 फरवरी को ओमान के सलाला पोर्ट पहुंचा। ये उसकी 10 महीने लंबी अंतर महाद्वीपीय यात्रा लोकायल 26 का पहला अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट कॉल है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। लोगों को फिसलन और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में सड़क से बर्फ को साफ कर दिया गया है। इसके बाद यातायात सामान्य रूप से सुचारू हो गया है। बुलेटिन में रुक रहे हैं फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई। सेंसेक्स से करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ 83,757.54 और निफ्टी मात्र 1 अंक की कमजोरी के साथ 25,755 पर खुला। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देश में 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। इस अवधि में औसतन हर साल 34,215 लेन किलोमीटर सड़कें बनी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार द्वारा बिना ब्रांड वाले कच्चे तंबाकू पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से तंबाकू किसानों को उपज का बेहतर दाम मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि 350 विश्वविद्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स की सुविधा दी, जिनका उपयोग 65,000 इंजीनियर कर रहे हैं। सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। आईटी सेक्टर में भी मजबूत बढ़त दर्ज की गई है, जहां पिछले 5 वर्षों में आईटी निर्यात 152 अरब डॉलर से बढ़कर 224.4 अरब डॉलर हुआ। त्रिपुरा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा कि त्रिपुरा में पिछले 7 सालों में फूलों की खेती और उत्पादन में तेजी देखी गई है, जिससे राज्य भर में 59,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने परिचालन अड़चनों के कारण दिसंबर में हजारों उड़ानें रद्द किए जाने के मामले में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों का केंद्र बिंदु है। भारत सरकार के गवर्नेंस मिशन और पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के तहत नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत संपूर्णता अभियान 2.0 को जांस्कर के कर्षा ब्लॉक में लॉन्च किया गया। आईटी सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने वर्ष 2026 में बड़े पैमाने पर भर्तियों की योजना का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि वो 2026 में लगभग 24,000 से 25,000 नए स्नातकों की नियुक्ति करेगी। सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिली तेजी। 24 कैरेट सोना 5,096 रुपए महंगा होकर 1,56,625 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 18,497 रुपए बढ़कर 2,82,462 रुपए प्रति किलो हो गई। देश की सबसे बड़ी सरकारी लौह अयस्क उत्पादक NMDC का उत्पादन वित्त वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 42.65 मिलियन टन रहा। HSBC इंडिया सर्विसेज PMI जनवरी महीने में 2 महीने के उच्चतम स्तर 58.5 पर पहुंच गया, जो दिसंबर के 58.0 से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही में ट्रेंट लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 2.73% बढ़कर 510.11 करोड़ रुपए हो गया। USIBC के अध्यक्ष अतुल केशव ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता बेहद अहम है और ये दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नया आकार दे सकता है।
अतुल केशव ने कहा कि इस समझौते के तहत अमेरिका में भारत से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाले शुल्क में काफी बड़ी कटौती की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह समझौता कई स्तरों पर सकारात्मक संकेत देता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने अगले 1 दशक में कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 80% आयात नहीं करेगा, जिससे देश की आत्मनिर्भरता और भी मजबूत होगी। ब्लैक रॉक के सीईओ लॉरी फिंक ने कहा है कि अगले 20 से 25 साल भारत के होंगे और देश आने वाले वर्षों में 8 से 10% की मजबूत आर्थिक वृद्धि कर सकता है। उन्होंने भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक देशों में से एक बताया। अरबपति निवेशक मार्क मोबियस ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हालिया व्यापार समझौते ने अमेरिका को भारत के साथ अपने समझौते को तेजी से पूरा करने के लिए प्रेरित किया। मार्क मोबियस ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता मुख्य रूप से दोनों देशों के वार्ताकारों ने ही तैयार किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत यूरोप समझौता भारत की स्वतंत्र आर्थिक नीति को दर्शाता है। अमेरिका में लास वेगास के बाद दुबई बनने जा रहा है दुनिया का दूसरा भूमिगत परिवहन प्रणाली शुरू करने वाला शहर। द बोरिंग कंपनी द्वारा विकसित दुबई लूप नेटवर्क की लंबाई 24 किलोमीटर होगी। इसमें 19 स्टेशन होंगे और इसकी अनुमानित लागत लगभग $681 मिलियन की होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक सप्लाई चेन खतरनाक रूप से एक ही देश पर निर्भर हो गई है, जो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल जोखिम है। मार्को रूबियो ने कहा कि इसी खतरे को कम करने के लिए अमेरिका ने 55 अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सोर्सिंग में विविधता लाने की पहल शुरू की है। अमेरिका और ईरान ने बढ़ते तनाव के बीच बातचीत पर सहमति जताई है। दोनों देशों के अधिकारी शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में वार्ता करेंगे। ईरान का कहना है कि वार्ता केवल उसके परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, जबकि अमेरिका मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय समूहों के समर्थन और मानव अधिकार जैसे मुद्दों को भी शामिल करना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जारी युद्ध में यूक्रेनी सेना को हुए नुकसान का नया आंकड़ा सामने रखा है। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि करीब अब तक 55,000 यूक्रेनी सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आधिकारिक तौर पर लापता लोगों की संख्या भी काफी अधिक है। इससे पहले फरवरी 2025 में उन्होंने मृतकों की संख्या 46,000 से ज्यादा बताई थी। रूस के तांबोव रेलवे स्टेशन के पास ईंधन से भरे कई ट्रेन टैंकर डिब्बों में लगी आग। रूसी आपातकालीन मंत्रालय के मुताबिक आग बुझाने के लिए अग्निशमन ट्रेनें मौके पर भेजी गई। सरकारी एजेंसी आरआईए के अनुसार कुछ मालवाहक डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे यात्री ट्रेनों की आवाजाही में देरी हुई। मॉस्को अंतरक्षेत्रीय परिवहन अभियोजक कार्यालय ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। यह दौरा सऊदी अरब, कतर और यूएई की यात्रा का हिस्सा है, जिसका मकसद ऊर्जा और हथियार क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाना है। इस दौरान मर्ज फ्रेडरिक ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में मजबूत साझेदारियां पहले से ज्यादा जरूरी हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि जर्मनी हथियार निर्यात को लेकर अपना रुख नरम कर रहा है। अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिहा किए गए इजरायली अमेरिकी बंधकों कीथ और अवीवा सीगल से मुलाकात की। मेलानिया ने बताया कि ये मुलाकात उनकी नई फिल्म मेलानिया में दिखाई जाएगी। उत्तरी नाइजीरिया के कात्सना राज्य के जोमा गांव में हथियारबंद बदमाशों ने शांति समझौते के बावजूद 25 लोगों की हत्या कर दी। मंगलवार रात हमलावरों ने घर में घुसकर लोगों को गोली मार दी। भारत ने 10वीं बार अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय अंडर-19 टीम ने टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 310 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने ओपनर आरोन जॉर्ज की 115 रन की पारी की बदौलत 3 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली।
भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष माथुरे के परिजनों ने अफगानिस्तान में भारत की जीत का जश्न धूमधाम से मनाया। अंडर 19 विश्व कप का फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच एक खिताबी जंग होगी। महिला प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। मैच वडोदरा के कोटाम्बे स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आरसीबी ने 2024 में पहली बार ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था और अब दूसरी बार फाइनल में पहुंची है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार खिताबी मुकाबले में उतर रही है, जो उसे अब भी अपने पहले खिताब का इंतजार है। दिल्ली कैपिटल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत ने टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 240 रन जोड़े। ईशान किशन ने 20 गेंद पर अर्धशतक लगाया, तो वहीं तिलक वर्मा ने 45, हार्दिक पांड्या ने 30, अक्षर पटेल ने 35, अभिषेक शर्मा ने 24 और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 30 रन बनाए। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से टी20 विश्व कप 2026 का आगाज होने जा रहा है। टीम इंडिया का पहला मुकाबला अमेरिका से होगा। राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि सिंह ने महिला टीम स्पर्धा का भी स्वर्ण पदक जीता। एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में भारत के सम्राट राणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 3 नेशनल रिकॉर्ड बनाए। 31 वर्षीय वेटलिफ्टर ने स्नैच में 89 किलोग्राम और फिर क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और आइए अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता के जरिए, सुनवा देते हैं। Agreements and arrangements, we have entered into a record 8 FTAs and will soon announce the 9th bilateral trade agreement's first tranche details with the USA, which has been agreed upon only 2 days back. Effectively, these 9 free trade agreements between India and other developed nations cover 38 countries, all of whom, 38 countries, all of whom are developed nations. The lowest per capita income of any of these countries is probably $20,000-25,000. These economies help us in our own thrust to modernize India, to meet the aspirations of young India, to provide opportunities for our farmers, our fishermen, our MSMEs, our manufacturing base, give our youth and women more opportunities for business, for becoming exporters, jobs, and help India achieve its stated goal of becoming a developed nation by 2047, Viksit Bharat 2047, when we celebrate 100 years of independence. Friends, the agreement with the GCC group of 6 countries will further strengthen our relations both on a geopolitical and trading elements, will help draw greater amounts of investments
create job opportunities for Indians both in the GCC nations and in India, encourage the food security and energy security of both the GCC nations and India, and give a message to the world of our deep ties and historic relations, friendly relations. And as I believe the GCC and India come closer together, we will become a force multiplier for global good. Under Prime Minister Narendra Modi ji's leadership, the six-nation GCC group has transformed into a strategic economic partner. Our friendship has taken newer and greater dimensions, and the strong bonds that Prime Minister Modi shares with all the leaders of the six-nation GCC group have enabled us today to launch our discussions on this very powerful new partnership that will help us grow our engagement with the GCC. We already have a very robust, nearly 179 billion bilateral trade between the GCC countries and India. I believe a number of products and services required by the GCC countries can be provided by our young, very talented and skilled Indians, as the GCC countries can help us with further diversification and growth of our energy sources, opportunities for our youth, and massive amounts of investments that different countries have already committed at different point of time, which will further get an impetus with a free trade agreement between India and the GCC nations. We already have about 10 million Indians living and working in the GCC region, helping power the economies of the GCC and working as a living bridge between our societies, between our nations. I am very confident that going forward, this block level FTA, we already have an FTA with Oman and UAE, but an FTA, a more holistic, comprehensive FTA with all the six nations of the Middle East, the Gulf Cooperation Council nations, will further give comfort to businesses on both sides, expand our trust, which over 5,000 years has taken very strong dimensions, and will help us grow sectors like food processing, which will help our farmers and fishermen in a very big way, giving them bigger opportunities for value-added products, which are already exported to the GCC nations in substantial measure, which will get a big boost with elimination of duties, tariffs and non-tariff barriers. तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अभी आप सुन रहे थे, जो कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से साफ तौर पर बता रहे थे कि जीसीसी के साथ जो समझौता है वो किस तरह से संबंधों को और भी मजबूत करेगा और भारत के 2047 के जो लक्ष्य हैं उसे पूरा करने में भी मददगार साबित होगा। इसके माध्यम से रोजगार सृजित भी होंगे और प्रगति के द्वार भी खुलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।